धर्मदास और उसकी फैमिली इलीगल तरीके से श्रीलंका से इंडिया आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। वो जैसे तैसे पानी के रास्ते इंडिया पहुंचते हैं, तभी उनके छोटे बेटे को याद आता है कि वो अपना बैग तो पीछे ही भूल गया है। तो वो अपना बैग लेने चला जाता है और इधर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। धर्मदास उन्हें देखकर डर जाता है और सच बता देता है कि वो श्रीलंका से आए हैं। तभी पीछे से उसका छोटा बेटा आ जाता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि वो मछली पकड़ते पकड़ते रास्ता भूल गए थे और गलती से इंडिया पहुंच गए। धर्मदास पहले तो उसे थोड़ी देर देखता है और फिर धीरे से कहता है कि अगर हमने इन्हें ऐसे ही झूठी कहानियां सुनाई तो ये लोग हमें गोली मार देंगे, जल्दी से यहाँ आकर बैठ जा। भैरवन उससे पूछता है कि तुम आखिरकार जाने कहाँ वाले थे। वो कहता है कि सर मेरा साला हमें यहाँ से ले जाने वाला था। भैरवन कहता है लेकिन मुझे तुम्हारा साला तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। धर्मदास कहता है कि सर उसने हमें यहाँ पर एक बोर्ड के पास मिलने के लिए बोला था। वो सब उस बोर्ड के पास जाकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता तो धर्मदास भैरवन से कहता है वो बहुत भारी भरकम है सर, इतना जल्दी तो वो भाग नहीं पाएगा, आपको देखकर शायद यहीं कहीं छुप गया होगा। धर्मदास पास ही खड़ी एक नाव से तिरपाल हटाकर देखता है तो उसका साला प्रकाश वहीं छुपा होता है। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है और सबको थाने ले जाने लगती है। धर्मदास अपनी फैमिली को बचाने के लिए भैरवन के पैर पकड़ने लगता है। ये देखकर उसका बड़ा बेटा निथुसन उसे रोक देता है और उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। ये देखकर भैरवन भी भावुक हो जाता है। तभी धर्मदास का छोटा बेटा अपने बैग से एक कुत्ता निकालता है और भैरवन से कहता है कि सर इसका नाम जेनी है, अगर मैं ये आपको दे दूं तो आप इसका अच्छे से ख्याल तो रखोगे ना। भैरवन कहता है लेकिन तुम ये मुझे क्यों देना चाहते हो। वो कहता है कि सर आपने हमें अब पकड़ लिया है, अब आप हमें हमारे देश वापस भेज दोगे। हमारे गांव में तो 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। जब हमें खाना कम पड़ता है तो हमारे पिता हमें अपना खाना दे देते हैं, लेकिन जब जैनी को खाना कम पड़ता है तो हम अपना खाना तो उसे नहीं दे सकते। आप इसे रख लोगे तो कम से कम इसे खाना तो मिलेगा। भैरवन कहता है लेकिन तुम्हें क्यों लगता है मैं ऐसे खाना खिलाऊंगा। वो कहता है क्योंकि सर आप मुझे अच्छे इंसान लगे। गाड़ी में बैठने से पहले आपने मेरे मामा से पानी के लिए पूछा था। जब आप एक अनजान इंसान से पानी के लिए पूछ सकते हैं तो एक जानवर को खाना तो खिला ही सकते हैं। इतना सुनकर प्रकाश कहता है क्या तो मेरी बराबरी इस कुत्ते से कर रहा है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। भैरवन उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है सर मेरा नाम आकाश है। वो कहता है मेरे बेटे का नाम भी आकाश है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अपने बेटे के बारे में बात करते करते वो भावुक हो जाता है और उन्हें छोड़ देता है और बीच रास्ते में ही उतार कर चला जाता है। धर्मदास अपने बेटे से कहता है तुझे ये कुत्ता कहाँ से मिला। वो कहता है जब मैं बैग लेने गया था ना तभी ये मुझे वहां पर घूमता हुआ मिला, तो मैंने इसे अपने बैग में डाल लिया। ये सुनकर प्रकाश कहता है क्या मतलब ये कुत्ता तुम्हारा नहीं है। धर्मदास कहता है ये कुत्ता इसका नहीं है और इसका नाम भी आकाश नहीं है, इसका नाम मुरली है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुझे कैसे पता चला कि उसके बेटे का नाम आकाश है। मुरली कहता है मैंने उसकी बाजू पर आकाश के नाम का टैटू देखा था और उसकी यूनिफॉर्म पर भैरवन लिखा था, तो मैं समझ गया कि उनके बेटे का नाम आकाश होगा। ये सुनकर उसके मामा कहते हैं कि ये तो पूरा श्रीलंका ही खरीद लेता, अच्छा हुआ तुम इसे यहाँ ले आए। प्रकाश उसे नौकरी दिलाने का वादा करता है और एक कॉलोनी में घर भी दिला देता है। वो उनसे कॉलोनी वालों से बात न करने के लिए बोलता है क्योंकि उनकी बोली कुछ अलग थी। अगर वो बोलते तो सबको पता लग जाता कि वो श्रीलंका से आए हैं। वो कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे मकान मालकिन पर थोड़ा डाउट है। मैं जब भी उससे उसके पति के काम के बारे में पूछता हूँ कुछ न कुछ हो जाता है और वो बात को घुमा जाती है। आज तक पता नहीं चल पाया कि उसका पति आखिरकार करता क्या है, लेकिन आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगा, चाहे आज भूकंप ही क्यों ना आ जाए। अंदर पहुंचकर वो अपनी बहन से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तो अपना मुंह मत खोलना। मकान मालकिन उनसे चाय कॉफी के लिए पूछती है, तभी वसंती एकदम से कहती है कि हम कॉफी लेंगे, आप क्या लेंगे भैया। उसके इतना बोलने की देर थी कि प्रकाश उसकी तरफ देखने लगता है और थोड़ी देर में चाय भी आ जाती है। बसंती उससे पूछती है कि ये कौन है। वो कहती है कि ये मेरी बेटी कुरल है। बसंती कहती है कि बहुत ही सुगढ़ है। वो कहती है कि सुगढ़ मतलब। प्रकाश उसे बीच में रोककर कहता है कि इसका मतलब है बहुत ही सुंदर है। धर्मदास उससे पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं। वो बोलने वाली होती ही है कि इतने में बाहर से बाइक की हॉर्न की आवाज आ जाती है। इतने में प्रकाश कहता है कि देखा अब कुछ ना कुछ जरूर होगा और ये अपनी बात को घुमा जाएगी। अगले सीन में उसके पति राघवन की एंट्री होती है जो एक पुलिस यूनिफॉर्म में होता है। उसे देखकर धर्मदास और उसकी फैमिली घबरा जाती है। वो सोचते हैं कि अभी तो पुलिस वालों से पीछा छूटा था और अब घर मिला वो भी एक इंस्पेक्टर का। राघवन धर्मदास के बिल्कुल पास आकर उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो खड़े होकर मिलाना चाहिए। धर्मदास कहता है सर आप मेरे इतने पास खड़े हैं, अगर मैं खड़ा हुआ तो शायद हम आपस में लिप टू लिप किसी कर ले। ये सुनकर वो थोड़ा पीछे हो जाता है। राघवन को उसकी बोली सुनकर उन पर शक होता है और वो उनसे पूछताछ करने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, तुम्हारी बोली सुनकर मैं समझ गया था कि तुम तमिलनाडु से नहीं हो, बताओ कहाँ से हो तुम। वो घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। राघवन कहता है क्यों, मैं ही बता दूं क्या कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। ये सुनकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। फिर राघवन हंसकर कहता है कि तुम केरला से हो ना। वो कहता है हाँ सर हम केरला से हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला। वो कहता है मेरे कॉलेज फ्रेंड का परिवार भी इसी तरह से बात करता है। प्रकाश अपने मन में सोचता है पता नहीं वो किस नाम से आए होंगे। राघवन धर्मदास के बेटे को देखकर कहता है ये तो बहुत क्यूट है, क्या नाम है इसका। मुरली कहता है मेरा नाम जोसेफ है सर।
मैं इसी देश का वासी हूँ और हमारे देश में सदियों से। उसके इतना बोलते ही धर्मदास उसे चुप करा देता है। फिर वो कहता है, सर मेरा नाम मुरली है। वो सब ऊपर बने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ प्रकाश उन्हें बचने की तरकीब बताता है कि यहाँ की भाषा सीखने से पहले किसी से बात मत करना, और याद रखना कि तुम केरला के रहने वाले हो, और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम मैं कर दूंगा, और इंस्पेक्टर से बच के रहना, ज्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। इतना समझाकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही पड़ोस में रहने वाली एक आंटी उनके लिए चाय लेकर आती है। वो कहती है कि मैंने सुबह तुम्हें यहाँ देखा था, लेकिन मेरे पति ज्यादा किसी से बात नहीं करने देते, इसलिए मैं चुपके से आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, क्योंकि आपके यहाँ भी गैस कनेक्शन नहीं होगा। वो उन्हें चाय देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रकाश उनके लिए फर्नीचर और बाकी जरूरी सामान ले आता है और उनका घर सेटअप करवा देता है। धर्मदास एक घर के बाहर ड्राइवर की नौकरी का पोस्टर देखता है। उसे पाने के लिए वो सभी रास्तों को याद करने लगता है और अगले 3-4 दिनों तक उसका यही काम होता है कि वो सभी रास्तों को याद करता रहता है। एक दिन राघवन उससे पूछता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हें चलना नहीं है क्या? धर्मदास कहता है कि तैयार, लेकिन किस लिए? वो कहता है कि तुम सच में केरला से ही हो ना? आज ओणम है, ये तो बहुत बड़ा त्योहार है, तुम्हें कैसे नहीं पता? इतने में मुरली वहाँ प्रसाद लेकर आ जाता है और राघवन को हैप्पी ओणम बोलकर लड्डू दे देता है। उधर बसंती उन आंटी से मेलजोल बढ़ा रही होती है। भैरवन के पुलिस स्टेशन में एसीपी बलवंत सिंह को बॉम्ब ब्लास्ट की खबर मिलती है। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट इस कचरे के डिब्बे में हुआ था। इत्तेफाक से वहाँ एक सीसीटीवी भी लगा होता है। एक हवलदार भैरवन को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें धर्मदास की फैमिली उस कचरे के डिब्बे में कचरा डाल रही होती है। वो हवलदार से कहता है कि मुझे तो इन्हीं पर शक हो रहा है सर। भैरवन उससे कहता है कि उन्होंने सिर्फ कचरा डाला है, हर किसी कचरा डालने वाले पर शक करोगे क्या? वो हवलदार कहता है, सर वो इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले दिन मुरली अपने पड़ोस में रहने वाले एक आदमी को बेवकूफ बनाकर अपने स्कूल के लिए लिफ्ट ले लेता है, लेकिन जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो देखता है कि वही आदमी उसका क्लास टीचर है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। मुरली की बोली सुनकर टीचर को पता लग जाता है कि वो यहाँ से नहीं बल्कि श्रीलंका से आए हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली बोट से आई है क्या? मुरली कहता है, क्या बात कर रहे हैं सर, हमारे पास तो पासपोर्ट है, हम तो प्लेन से आए हैं। और बात करते करते ख्यालों में खो जाता है और अपनी बोट की जर्नी को याद करने लगता है। एक बार तो उनकी बोट पलटने वाली भी होती है। धर्मदास प्रकाश से उसकी फैमिली की मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर प्रकाश कहता है कि थैंक यू किस बात का, हम एक फैमिली ही है, थैंक यू की कोई बात नहीं है, अगर कोई काम हो तो शर्म मत करना। इतना सुनते ही धर्मदास उससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहता है। प्रकाश कहता है कि लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है, पहले तुम्हें यहाँ की भाषा सीखनी होगी, यहाँ के रास्तों का पता होना चाहिए, तब मिलेगा लाइसेंस। मुझे यहाँ इतने साल हो गए हैं, मुझे आज तक सभी रास्तों का नहीं पता। ये सुनकर धर्मदास कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और एक एक करके सभी रास्तों को बताने लगता है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि मुझे इतने साल हो गए, आज तक मुझे इन रास्तों का नहीं पता, तुम्हें कैसे पता चला? धर्मदास कहता है, और इतने दिन से मैं कर क्या रहा था, सभी रास्तों को याद ही तो कर रहा था। अगले दिन धर्मदास और प्रकाश रिचर्ड के यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी के लिए चले जाते हैं। धर्मदास का इंटरव्यू लेने के बाद रिचर्ड कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते ट्रायल पर रखूंगा, पास हो गए तो नौकरी पक्की हो जाएगी, नहीं तो 1 हफ्ते की सैलरी भी नहीं मिलेगी। और इतना कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां काम करने वाला एक नौकर उन्हें बताता है कि भाई तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुमसे पहले भी यहाँ कई लोग आए थे, सभी को 1-1 हफ्ते काम करवाया और उन्हें निकाल दिया। क्योंकि धर्मदास के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। कॉलोनी में रहने वाली वो आंटी जो उनके लिए चाय लेकर आई थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए बसंती उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाती है और उनकी एल्बम देखने लगती है जिसमें उनकी सभी यादें होती हैं। वो अंकल उन्हें बताते हैं कि उन दोनों का कोई और नहीं है, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी, इसलिए उनके सभी रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया। इधर धर्मदास की 7 दिन की नौकरी शुरू हो जाती है और वो रोज गाड़ी में गाने बजाने लगता है। जब तीसरे दिन फिर से उसने गाने बजाए तो रिचर्ड कहता है कि अगर तुमने अब की बार गाने बजाए तो चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर धर्मदास चुपचाप ड्राइविंग करने लगता है और अगले 4 दिनों तक उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगती है और वो धीरे धीरे अपने पड़ोसियों से भी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। उन अंकल को पता चल जाता है कि वो श्रीलंका से हैं और वो किसी को ना बताने के लिए मान जाते हैं। एक दिन एक आदमी उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को एक छोटी सी बात के लिए थप्पड़ मार देता है। वो लड़का ना तो किसी से बात करता था और ना ही घर के बाहर निकलता था, वो बस अपने घर में ही रहता था। उसे देखकर धर्मदास उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस बम ब्लास्ट की तहकीकात करने में जुटी होती है और भैरवन धर्मदास की फैमिली
फैमिली को बचाने की कोशिश में लगा होता है। रात में नितुसन छत पर बैठा गाने सुन रहा होता है, तभी उसे एक लड़का वहाँ दिखता है। वो उसे चोर समझ के पकड़ लेता है और शोर मचाकर सबको बुला लेता है। राघवन उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन कुरल उसे इशारों में कुछ भी बताने से मना कर देती है। नितुसन उसका फोन चेक करके वाइफ वाले नंबर को डायल कर देता है। ये देखकर कुरल अपना फोन साइलेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी साइड से फोन रिसीव हो जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और अपने पिता से कहती है कि इसे मैंने ही यहाँ बुलाया था, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन धर्मदास की नौकरी का 7वां और आखिरी दिन होता है। अगले दिन वो आंटी बसंती के पास आकर कहती है कि तुम्हारे अंकल अभी तक उठे नहीं है। वो तो सुबह ही उठ जाते हैं और सबसे पहले मुझे उठाते हैं, और देखो ना आज इतनी देर हो गई अभी तक नहीं उठे। ये सुनकर धर्मदास और बसंती को लगता है कि वो मर चुके हैं। जब वो घर जाकर देखते हैं तो वो काफी गहरी नींद में सोए होते हैं और काफी देर उठाने के बाद वो उठ जाते हैं। उठते के साथ ही वो उनसे कहते हैं कि तुम सब यहाँ कैसे? शायद मैं आज काफी देर से उठा इसीलिए वो घबरा गई होगी। कहाँ पर है वो? जब वो सब बाहर आकर देखते हैं तो उनकी वाइफ सोफे पर ही अपना दम तोड़ देती है। धर्मदास अंकल से उनके रिश्तेदारों को खबर करने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरी वाइफ के पिता जरूर आएंगे। जब हमने लव मैरिज की थी तो उन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि जब तुम मरोगी तो तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तुम्हारी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। ये सुनकर धर्मदास पूरी कॉलोनी वालों को आंटी के आखिरी वक्त में इकट्ठा कर लेता है, और जब उनके पिता आते हैं तो सबको वहां देखकर भावुक हो जाते हैं, और ये देखकर वो अंकल धर्मदास के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं और सबको धन्यवाद करते हैं। उधर भैरवन के पास एक आदमी अपने कुत्ते की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आता है। तब उससे पता चलता है कि ये वही कुत्ता है जो उस दिन मुरली के पास था। ये सुनकर भैरवन को धर्मदास की फैमिली पर शक होने लगता है कि वो ब्लास्ट उन्होंने ही तो नहीं किया। इधर धर्मदास को कल पता लगने वाला था कि उसे नौकरी मिलेगी भी या नहीं। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमारे जीवन में कोई और परेशानी नहीं होगी। उसके इतना बोलते ही कुत्ते को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उन पर मुसीबत आने वाली थी। इधर कुरल और नितुसन की भी दोस्ती हो जाती है और नितुसन उससे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता है। धर्मदास बसंती से कहता है कि ये नौकरी तो मुझे ही मिलेगी, तुम देख लेना। वो कहती है कि अगर नहीं मिली तो क्या करोगे? वो कहता है कि अगर नहीं मिली तो वहाँ खड़ा होकर रोऊंगा नहीं, तुरंत ही दूसरी नौकरी देखने के लिए चला जाऊंगा। अगले सीन में उसे रोता हुआ दिखाया जाता है क्योंकि रिचर्ड ने उसे नौकरी पर नहीं रखा था। धर्मदास उससे कारण जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताता और वहां से भगा देता है। वो गुस्से में घर आता है और उसका पैर कुत्ते की पोटी पर पड़ जाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। मकान मालकिन को कहीं जाना था, इसलिए वो कुरल को बसंती के पास छोड़कर चली जाती है। मुरली उससे कहता है कि मम्मी जैनी कहीं नहीं मिल रहा, और शाम को जब धर्मदास घर आता है तो उसने बहुत ही शराब पी होती है और वो खुद ही खाना लेकर खाने लगता है, और बसंती से कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है, और मुरली से कहता है कि मैंने उस कुत्ते को भगा दिया है और वो अब कभी नहीं आएगा। ये सुनकर नितुसन गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। धर्मदास भावुक होकर उससे अपने दिल की सारी बात कह देता है और फिर नितुसन भी अपने दिल की सारी बात बताने लगता है। वो कहता है कि मैं आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब मुझे नौकरी मिलने वाली थी तो आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। जब मैं आपको गाड़ी साफ करता देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आप दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और दिन भर बस यही सोचता रहता हूँ कि मैं आप दोनों की मदद कैसे कर पाऊंगा। और फिर खाने की टेबल पर दोनों की सुलह हो जाती है। नितुसन उसे अपनी गर्लफ्रेंड की शादी की वीडियो दिखाता है, जिसके कारण वो पहले से ही दुखी था। वीडियो में वो लड़की मजे लेकर डांस कर रही थी। तभी वो कहता है कि हम दोनों अपनी शादी में इसी गाने पर डांस करने वाले थे। अब जब भी मैं इस गाने को सुनूंगा तो मुझे उसकी याद आएगी। इतना बोलते ही मुरली उसी गाने पर डांस करने लगता है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और फिर सभी डांस करने लगते हैं। उधर कमिश्नर एसीपी बलवंत से बॉम्ब ब्लास्ट केस को सॉल्व करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि उसकी पिटाई से एक कैदी मरने वाला होता है और वो कहता है कि अगर उसे बचना है तो उसे केस सॉल्व करना ही पड़ेगा। एसीपी बलवंत को पता लगता है कि भैरवन ने एक श्रीलंकन फैमिली को जाने दिया था। ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और बलवंत से उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। अगले दिन धर्मदास रिचर्ड के पास माफी मांगने के लिए जाता है। जाते हुए वो उससे कहता है कि मैंने नौकरी पाने के लिए आपसे झूठ बोला था, मैं केरला से नहीं बल्कि श्रीलंका से आया हूँ। ये सुनकर रिचर्ड उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। ये देखकर धर्मदास कहता है कि आपको पहले से ही पता था कि मैं श्रीलंका से आया हूँ। वो 7 दिन का टेस्ट मेरी ड्राइविंग स्किल देखने के लिए नहीं बल्कि मेरी सच्चाई देखने के लिए था। रिचर्ड उसे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे देता है। ये देखकर धर्मदास उसे अपने गले लगा लेता है। अगले दिन एक पार्टी में धर्मदास कॉलोनी वालों को सच बता देता है और इधर
निथुसन और कुरल की दोस्ती भी आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी से उनकी अच्छी बोलचाल हो जाती है। भैरवन उस नंबर से गाड़ी के ओनर तक पहुंच जाता है जिसने धर्मदास की फैमिली को कॉलोनी तक छोड़ा था। उसके जरिए वो कॉलोनी का पता लगा लेते हैं जहाँ धर्मदास की फैमिली रुकी हुई थी। अगले सीन में उन आंटी की प्रेयर मीट होती है जहाँ पर वो लड़का स्पीच देता है जो किसी से बात नहीं करता था। वो अपने बारे में सबको बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसके गम में वो शराब पीता था, लेकिन किसी ने भी आज तक उससे उसके दुख के बारे में नहीं पूछा। और धर्मदास की तरफ इशारा करके कहता है कि इन्होंने मुझे दिलासा दिया और मुझसे बात की। आज इन्हीं की वजह से हम सब एक हैं। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मुरली वहां से जाने लगता है। वो अपने पापा से कहता है कि देखा पापा, यहाँ आए सभी लोगों ने उन दादी की बजाय आपकी बात ज्यादा की है, इसलिए वहाँ उनकी फोटो के साथ साथ आपकी फोटो भी होनी चाहिए। ये सुनकर धर्मदास उसे देखता रहता है और मुरली तस्वीर लेने चला जाता है। अगले दिन उनके घर प्रकाश उनके वोटर ID कार्ड लेकर पहुंच जाता है। वो मुरली से कहता है कि आज स्कूल नहीं गया। वो कहता है आज संडे है मामा। वो कहता है तो क्या हुआ, जाना तो चाहिए ना। मुरली कहता है आप कभी स्कूल गए हो तो बता रहता। प्रकाश अपनी बहन से कहता है कि जैसा मैंने तुम समझाया था, तुमने किसी से बात तो नहीं की ना। उसके इतना बोलने की देर थी कि मोहल्ले की सभी लेडीज उसके घर खाना लेकर आ जाती हैं। उनके जाने के बाद वो उन्हें समझाने लगता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी सच्चाई जानकर मुसीबत में अब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अगले दिन पुलिस फोर्स कॉलोनी में चेकिंग करने पहुंच जाती है और सबसे कहती है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो श्रीलंका से आई फैमिली ने किया है जो इसी कॉलोनी में रह रही है। वो एक एक करके सभी घरों की चेकिंग करने लगते हैं और लास्ट में वो राघवन के घर की चेकिंग करने पहुंच जाते हैं। ACP राघवन उनकी डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है, लेकिन भैरवन उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि ये आखिरी घर था, इसीलिए उनके नाम मिलने पर ACP भैरवन पर भड़क जाता है। तभी उसे एक दूसरा पुलिस वाला बताता है कि जिस कैदी की उसने पिटाई की थी वो मर चुका है और कमिश्नर साहब ने आपको तुरंत अभी बुलाया है। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद धर्मदास भैरवन से पूछता है कि आपने हमारी मदद क्यों की। वो कहता है कि यहाँ आने से पहले तो मैं तुम्हें पकड़वाना चाहता था, लेकिन जब हम चेकिंग कर रहे थे तो मैंने देखा कि सभी कॉलोनी वाले तुम्हारी जैसी भाषा ही बोल रहे हैं। ये देखकर मैं समझ गया कि तुम एक अच्छे इंसान हो और फिर मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। और लास्ट में वो कुत्ता भी वापस आ जाता है और पूरी कॉलोनी उसके साथ खड़ी होती है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो ऐसी और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।